अगर हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात करें तो मास जो है तो उसके हम इसमें ऐसा यूनिट देखेंगे, तो यानी कि इंटरनेशनल यूनिट जो है एक्सेप्टेड, तो ये वो यूनिट देखेंगे हम इसमें। तो मास जो है तो मास जो है वो केजी में गिना जाता है। अगर हम सीजीएस में भी बात करते हैं तो मास जो है वो ग्राम में मेजर किया जाता है। थर्मोडायनेमिक जो टेम्परेचर है तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही गिना जाता है, मेजर किया जाता है। और लुमिनस इंटेंसिटी जो है तो लुमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडेला में मेजर की जाती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में गिना जाता है। और एक मोल जो होता है, एक मोल का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। डिस्टेंस के हम कुछ मेजरमेंट देखेंगे। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है तो वो होता है 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। 1 जो लाइट ईयर है तो 1 लाइट ईयर का वैल्यू होता है 9.46 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मीटर होता है। एंड एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है उसका वैल्यू क्या होता है 1.5, लगभग 1.5 हम पकड़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली 1.496 है, बट हम 1.5 मेजर कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो सकता है। यानी कि ये सारे डिस्टेंस के यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है कि यानी कि सन और अर्थ में जितना डिस्टेंस है, सन और अर्थ में जितना डिस्टेंस है उसको ही क्या कहते हैं? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और एक लाइट ईयर क्या होता है? तो अगर मान लीजिए लाइट यहाँ से ट्रैवल की, अगर ये लाइट है, मान लीजिए अगर ये लाइट ट्रैवल कर रही है तो वो एक साल में यानी कि 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसको ही क्या कहेंगे? एक लाइट ईयर कहेंगे। तो लाइट का जो स्पीड होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो होता है वो इतना होता है। अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ लिखा है लाइट जो है तो 1 ईयर में कितना ट्रैवल करेगी? 9.46 × 10⁻15 मीटर ट्रैवल करेगी। और लाइट का स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मास, लेंथ और टाइम की अगर बात करें तो ये एग्जैक्टली ये बेसिक यूनिट्स है कि जिसके जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द जो यूनिट्स है वो डिराइव होते हैं। तो मास जो है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो मास का एसआई यूनिट केजी होता है। जो मास है तो मास का एसआई यूनिट क्या है? तो केजी है। और सीजीएस यूनिट इसका ग्राम है। लेंथ जो है तो इसका सीजीएस यूनिट हम मीटर कह सकते हैं या एम से भी लिख सकते हैं। और ये जो है सीजीएस इसका सेंटीमीटर होता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइम, तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है। एंड अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट भी उसका सेकंड ही होता है। फंडामेंटल अगर क्वांटिटीज़ की बात करें तो फिजिक्स में अगर देखें तो फिजिक्स में एग्जैक्टली लेंथ होता है। तो लेंथ किस में मेजर करते हैं? तो मीटर में मेजर करते हैं। हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। उसके बाद मास होता है, मास केजी में मेजर किया जाता है। टाइम जो है तो टाइम जो है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। एंड उसके बाद अगर हम टेम्परेचर यानी कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कह सकते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है तो टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करते हैं एसआई यूनिट में। ये हम सारी क्वांटिटी क्या लिख रहे हैं? एसआई यूनिट में लिख रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में गिना जाता है। एंड उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल में मेजर किया जाता है। हाँ, ये मोल में मेजर किया जाता है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी। तो जो लुमिनस इंटेंसिटी होती है यानी कि लाइट की कितनी इंटेंसिटी हम कह सकते हैं? इंटेंसिटी। तो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कैंडेला जो है, तो कैंडेला लिखेंगे। कैंडेला जो है
ये CD से रिप्रेजेंट होता है, तो ये CD से रिप्रेजेंट होता है, ये मोल से रिप्रेजेंट होता है, ये K से रिप्रेजेंट होता है, ये एम्पियर A से, ये S से होता है, kg डायरेक्टली किलोग्राम kg से ही लिखते हैं, और ये जो है वो हम M से मेजर करते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स, कि जहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द जो अदर जो भी है क्वांटिटीज वो डिराइव होती है। वर्क जो होता है, तो वर्क का फॉर्मूला आता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो एग्जैक्टली फिजिक्स में वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जिसको हम Fs cos थीटा कह सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब भी आएगा तो आपके पास क्या आएगा, तो cos थीटा आएगा। लेकिन जो थीटा होता है, तो थीटा हम मेजर करते नहीं है, मिसकंसिडरेशन में नहीं करते हैं, लेते हैं जब भी हम यूनिट निकालते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का मीटर यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो वर्क जो है, तो वर्क का यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर। वैसे देखा जाए तो जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो अगर हम सिर्फ फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो है, यानी कि जो न्यूटन हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या रहता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, और मास को हम kg लिख सकते हैं, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर न्यूटन है, तो न्यूटन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, राइट। और उसके बाद ये जो मीटर है, तो ये मीटर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो ओवरऑल अगर हम वर्क की यूनिट निकालें, तो जो वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या आ जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए इसके डायमेंशन अगर निकालते हैं हम वर्क के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, तो वर्क के डायमेंशन होते हैं, वर्क के डायमेंशन की बात करें तो kg जो है, तो डायमेंशन में kg को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, यानी m यानी मास, l यानी लेंथ। तो लेंथ कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो 2 है, तो मीटर स्क्वायर यानी 2 है, और सेकंड स्क्वायर, सेकंड को हम टाइम से दिखाएंगे, और ये डिनोमिनेटर में तो ऊपर लेके जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा। तो ये जो है वर्क, तो वर्क का यूनिट हो जाएगा m1 L2 एंड t-2। अभी हम कुछ डिराइव यूनिट देखेंगे। अगर मान लीजिए हमने जूल लिखा, तो जूल जो है, तो वर्क जो है हम जूल में लिखते हैं, और जूल जो होता है, तो जूल हम इसको वर्क लिखेंगे, और जूल जो होता है, तो एक न्यूटन मीटर, इसको ही हम जूल कह सकते हैं। और दूसरा अगर हम देखेंगे तो वैट, तो वैट है WATT। तो वैट क्या है, तो यानी कि क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम कह सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि वर्क जो है, तो इसको हम न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, तो इसको हम वैट कह सकते हैं। तो यानी कि वैट का एक्चुअली पावर भी कहते हैं, तो पावर हमेशा न्यूटन मीटर पर सेकंड, इसको ही हम पावर कह सकते हैं। तो पावर का ही यूनिट क्या होता है, तो वैट होता है। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं, जो फोर्स होता है, तो फोर्स कहाँ मेजर किया जाता है, तो न्यूटन में मेजर किया जाता है, इसको कैपिटल N से दिखाया जाता है। तो अगर जो न्यूटन है, तो न्यूटन क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास को क्या लिख सकते हैं, kg, और एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम डायमेंशन निकाल रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन क्या आएगा, तो kg कितना है, तो kg के लिए हम m डिनोट करेंगे m1, एंड जो उसके बाद लेंथ है, तो लेंथ को हम क्या मेजर करें, लिखेंगे, डिनोट करेंगे L1, और यहाँ डिनोमिनेटर में टाइम है, तो यानी t⁻²। तो ये किसका यूनिट है, तो ये फोर्स का डायमेंशनल यूनिट है। प्रेशर ग्रेडियंट लिखते हैं, तो हमें क्या करना है, तो प्रेशर लिखना है, और प्रेशर को डिवाइड करना है डिस्प्लेसमेंट से, या कह सकते हैं डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम, यहाँ अभी मान लीजिए डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो अगर हम इसको जब भी डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या कहला जाएगा, तो ये कहला जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्टेंस से या डिस्प्लेसमेंट से अगर ये करेंगे, डिस्टेंस से लिखते हैं, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो फोर्स ग्रेडियंट क्या है, तो फोर्स को अगर हम डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम कहेंगे फोर्स ग्रेडियंट। वैसे ही वेलोसिटी को अगर हम इसे डिवाइड करें डिस्टेंस से, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो इसको ही हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकते हैं।
तो ये क्या होता है ना, प्रेशर जो होता है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या रहता है, तो ये पास्कल होता है एक्चुअली, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। और ये जो डिस्टेंस है तो इसका ऑलरेडी यूनिट है मीटर, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है तो उसका फार्मूला बन जाएगा न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, ये फार्मूला बन जाएगा। वैसे ही अगर हम डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट किस में गिना जाता है, तो मान लीजिए मीटर में गिना जाता है, डिस्टेंस भी मीटर में गिना जाता है। तो ये क्या क्वांटिटी का मिलेगा, हमें एक यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। ओके और उसके बाद अगर मान लीजिए फोर्स ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो फोर्स ग्रेडियंट क्या है, तो ये हम न्यूटन गिनते हैं, तो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। फोर्स हमने न्यूटन में मेजर किया और डिस्टेंस क्या है, तो हमने किस में मेजर किया, तो मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर फोर्स ग्रेडियंट हो गया। वेलोसिटी कैसे किस में गिनी जाती है, तो मीटर पर सेकंड में गिनी जाती है, और वहाँ मीटर पर सेकंड है और ये डिस्प्लेसमेंट और एक है, तो यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको ही हम क्या कह सकते हैं, इसको ही हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं। तो यानी कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट किसका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है वो एक्सीलरेशन का यूनिट है। प्रेशर का अगर हम फार्मूला देखते हैं अभी, तो प्रेशर जो होता है, तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स हम मेजर करते हैं न्यूटन में एंड एरिया मेजर करते हैं मान लीजिए मीटर स्क्वायर में। तो जो न्यूटन है यानी कि फोर्स है, तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स का अगर डायमेंशनल एनालिसिस लिखे तो फोर्स का डायमेंशनल क्या होता है, m1 L1 T-2 होता है। ओके एंड अगर मीटर स्क्वायर जो है, तो इसको हमने कितने से डिवाइड किया, ये मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसको हम L2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसको अभी हम प्रेशर लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये फोर्स का यूनिट है और ये डायमेंशन है और एक इसका ये डायमेंशन है, तो ये इसका डायमेंशन है एरिया का यानी मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का डायमेंशन ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर m1 और ये L2 ऊपर जाएगा और ये क्या बन जाएगा, तो ये L-1 हो जाएगा और ये T-2 हो जाएगा। तो ये जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको ही हम क्या कह सकते हैं, एक पास्कल कहते हैं, एक पास्कल कहते हैं, और ये डायमेंशन है हमारे प्रेशर का। कंडक्टेंस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक कोई तो मेटल रॉड है और मेटल रॉड से या मटेरियल है, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो रहे हैं, तो वो कितने आसानी से, हाउ इजीली दे आर मूविंग, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, तो कंडक्टेंस कहेंगे। तो कंडक्टेंस को अगर हम जी कहते हैं, तो जी का फॉर्मूला आता है 1/रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस। तो यानी कि हाउ इफेक्टिवली, हाउ इजीली करंट कैन फ्लो थ्रू द मटेरियल, इसको हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो ये जी कंडक्टेंस है। तो ये जो जी है, तो जी को क्या लिख सकते हैं, 1/रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं ओम में, तो इसको अगर हम ओम लिखते हैं तो यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस है कि हाउ इजीली करंट कैन पास थ्रू द एनी सब्सटेंस। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक रॉड है और ये इस रॉड से अगर आप कोई करंट पास कर रहे हैं और ये रॉड मान लीजिए आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, राइट। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इनवर्ड है और यहाँ से एक करंट जा रहा है, तो ये कोई करंट आई जा रहा है मान लीजिए, जब भी हमने अगर परपेंडिकुलरली अगर कोई एक रॉड रखा है और उसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, राइट। तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा करंट ये है। तो करंट के रॉड जो रखा है उसी डायरेक्शन में क्या जा रहा है हमारा, तो उसी डायरेक्शन में मान लीजिए हमारा करंट जा रहा है। तो हमारे रॉड के ऊपर है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है BIL होता है। तो अगर हम ये क्या है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद ये करंट है और ये लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है। तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट निकालें, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F/I/L। तो ये जो है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये न्यूटन है और ये I यानी करंट को किस में गिनते हैं हम, एम्पियर में गिनते हैं, और ये लेंथ है, लेंथ को हम गिनते हैं मीटर में। तो यानी कि ये जो है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको ही हम क्या कह सकते हैं, वेबर पर
मीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये जो दोनों जो फार्मूले है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले है, या अदरवाइज हम कह सकते हैं ये मैग्नेटिक इंडक्शन के फार्मूले है। डेंसिटी जो होता है, तो डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है, RH रो से डिनोट किया जाता है, और इसका फार्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, वॉल्यूम किस में गिना जाता है, मेजर किया जाता है, तो मीटर क्यूब में मेजर किया जाता है, और मास जो है वो केजी में मेजर किया जाता है। तो ये इसका SI यूनिट है। लेकिन अगर हम वही अगर CGS यूनिट की बात करें तो ये ग्राम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये क्या है, तो ये CGS यूनिट है। तो यानी कि डेंसिटी जो है, तो डेंसिटी एक यूनिट, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, 1 किलोग्राम का मास 1 मीटर क्यूब एरिया में रखा है, या अदरवाइज CGS यूनिट में कह सकते हैं 1 ग्राम मास रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब में। हाँ, तो ये डेंसिटी का यूनिट है। अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी, तो मान लीजिए हमने कोई तो मटेरियल लिया है, मान लीजिए उसका मास m है, और जिसके साथ हम ये डेंसिटी उसकी मान लीजिए डेंसिटी सपोज रो है, एंड जिसके साथ, और इसको रो1 कर कहते हैं, और जिसके साथ हम मेजर करना चाहते हैं उसका डेंसिटी रो है। तो एग्जैक्टली इसका यूनिट क्या आ जाएगा, तो इसका यूनिट जो ऊपर का है वो क्या हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये भी जो नीचे वाला है उसका भी यूनिट क्या है, तो केजी डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब ही आएगा। तो वैसे देखा जाए तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब, केजी से केजी कट जाएगा, और जो रिलेटिव डेंसिटी है तो ये क्या है, एक यूनिटलेस हमें क्वांटिटी मिल जाएगा, यानी कि एक नंबर मिल जाएगा, हम कह सकते हैं यूनिटलेस क्वांटिटी हमें मिल जाएगा, जिसको हम नंबर कह सकते हैं, एक न्यूमेरिकल नंबर मिल जाता है। तो डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी में यूनिट्स होते हैं, लेकिन अगर हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो उसमें क्या नहीं होता है, तो उसमें कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, कि मान लीजिए यूनिवर्स में आपके पास एक मास m1 रखा है, दूसरा मास m2 रखा है, और इसके बीच में मान लीजिए डिस्टेंस जो है वो r है। तो जब भी अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, तो r है, तो यानी कि एक मास दूसरे मास पे एक फोर्स लगाएगा, या अदरवाइज हम कह सकते हैं कि एक मास दूसरे मास को एक दूसरे की तरफ खींचेगा। तो ये हमेशा क्या रहता है, ये डायरेक्टली, ये इन दोनों में जो भी फोर्स है वो हमेशा क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, यानी प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर रिमूव करें तो हमें क्या मिल जाता है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाय r² मिलता है। अगर हम G की वैल्यू देखें तो G का वैल्यू अगर हम यहाँ ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो G जो है, तो G का यूनिट क्या आ जाएगा, ये फार्मूला G इंटू r² डिवाइडेड बाय m1 m2। तो G क्या है, तो ये फोर्स क्या है, तो ये न्यूटन है, और ये r डिस्टेंस है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो m1 m2 है, तो m1 m2 को क्या लिख सकता है, kg है, तो ये एक kg² हो जाएगा। तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ऐसे कह सकते हैं। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू होता है, तो ये जो वैल्यू है G का, तो इसका वैल्यू आता है हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये इसके यूनिट आ जाते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। तो अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो पूरे यूनिवर्स में ये जो वैल्यू है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये एग्जैक्टली ये मिनिमम ये क्वांटिटी है कि मान लीजिए अगर एक kg का मास यहाँ रखा है और 1 kg का मास यहाँ रखा है, और उन दोनों के बीच में मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस है तो ये कितना है, तो मान लीजिए 1 मीटर है। तो यानी कि ये दुनिया में अगर कहीं भी अगर दो फोर्सेस रखे तो ये दो फोर्सेस हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ये इतने डिस्टेंस पे ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच का, वो हमेशा कितना न्यूटन आएगा, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन रहेगा। इतने फोर्स से क्या करेंगे, वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।